हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। और बेटा मैं निधि पाराशर, जैसे आपको पता है कि मैं आपको डाक की क्लासेस आपकी ले रही हूँ। तो दिस इज आवर थर्ड लेक्चर। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर की वीडियोस आप एक बार जाके देख लें ताकि आपकी एक सीक्वेंशियल अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। ठीक है बेटा। तो लास्ट जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि जो फंक्शंस हैं, डिफरेंट फंक्शंस अगर हमारे पास हैं तो हम उन फंक्शंस के बीच में कंपैरिजन करके बड़ा और छोटा फंक्शन कैसे निकाल सकते हैं, किस फंक्शन की ग्रोथ ज्यादा है ये हम डिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा हमने ये सीखा था कि अगर हमें कोई एक कोड दिया है तो उस कोड को देख के हम उसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो किसी भी एल्गोरिथम की टाइम या स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला मेथड तो है फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड, जो हमने कल पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी काउंट मेथड आप वहां पर जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। जिसमें कि हम देखते थे कि हर इंस्ट्रक्शन की एक एक करके कितनी बार इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई और कितनी बार वो रिपीट हुई, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। अब जो नेक्स्ट मेथड है वो है एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का यूज करके भी हम किसी भी एल्गोरिथम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल सकते हैं। तो आज हम ये समझेंगे कि ये क्या नोटेशंस हैं, ये कौन से मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट्स हैं जो हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालने में हेल्प करते हैं। ठीक है। और उसके बाद एसिम्प्टोटिक नोटेशंस के बाद एक रिकरेंस रिलेशंस, एक न्यू टॉपिक है जो आप पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि रिकरेंस रिलेशन क्या होता है। इसके 3-4 मेथड होते हैं सॉल्व करने के। उनमें पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड भी मैं आज के लेक्चर में आपका कवर करूंगी। ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एसिम्प्टोटिक नोटेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम ये लेते हैं कि जब हम किसी भी एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करते हैं तो उसमें किस तरह के केसेस हम पढ़ सकते हैं। देखिए, जब भी हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं, एक एक करके समझते हैं। whenever we do complexity कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, उसमें 3 तरह के कॉम्प्लेक्सिटी होती है। पहला है आपका बेस्ट केस, दूसरा है वर्स्ट केस, और बेटा तीसरा है एवरेज केस। अब कोई भी एल्गोरिथम हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसके कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस को हम इन 3 पैरामीटर्स के ऊपर देखते हैं कि हम कौन से केस में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को एनालाइज करेंगे। अब इसको फर्दर समझने से पहले अगर मैं बेस्ट केस के एग्जांपल लूं तो सबसे पहले सपोज आप लोग पढ़ के आए हैं कि आपको पता है कि एरे क्या होता है ना। एरे बेसिकली क्या है? एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ सेम टाइप को एक साथ स्टोर कर सकते हैं एक ही कॉन्टिगुअस मेमोरी लोकेशंस पर कलेक्टिवली, है ना। तो अगर मैं सपोज 5 एलिमेंट का कोई एरे मैंने लिया, ये एक एरे है जिसमें मैंने सपोज 8 5 3 2 1, ये मैंने एक एरे लिया। ये एक एरे है, प्रीडिफाइंड एरे है जिसमें 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स हैं। अब हम ये देखेंगे कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस में किस तरह से इस पर्टिकुलर एरे की, दिस इज योर इनबिल्ट एरे। ठीक है। अगर मैं बेस्ट केस की बात करूं तो इन्हीं एलिमेंट्स का कौन सा अरेंजमेंट बेस्ट केस माना जा सकता है। अब सपोज इस पर्टिकुलर एरे को हमें सॉर्ट करना है। आपने सॉर्टिंग पढ़ रखी है ना। सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जो गिवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उनको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने का जो प्रोसेस है उसको हम सॉर्टिंग कहते हैं। अरेंजिंग द गिवन एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, ईदर इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। या तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है या फिर हमें उसे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। उस पूरे प्रोसेस को हम सॉर्टिंग कहते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर सॉर्टिंग का मतलब क्या हुआ कि सॉर्टिंग में जितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस आपको करने पड़ेंगे उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपका जो एल्गोरिथम है वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसमें कितना टाइम लगेगा। तो अब हम मान लीजिए जो प्रॉब्लम है, एक गिवन एरे है, उस गिवन एरे को मुझे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि गिवन एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो जो इनपुट एलिमेंट्स हमें पहले से दिए हुए हैं उन इनपुट एलिमेंट्स का क्या अरेंजमेंट है उसके ऊपर हम बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज केसेस निकाल सकते हैं। कैसे? सपोज ये ही लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है
और ये जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है ये कुछ मुझे इस तरह से दिया जाए कि ये एलिमेंट्स ऑलरेडी सॉर्टेड हों। जैसे पहला एलिमेंट 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 5 एंड फिफ्थ इज 8। अब आप ये देखिए, ये जो गिवन एरे है, अगर मैं इस एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इस तरह से लिख के ऑलरेडी इससे एरे को इस तरह से इनिशियलाइज कर दिया जाए और फिर आपसे कहा जाए कि अब आप इस एरे को असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करिए, है ना, तो ये कौन सा केस है? ये बेस्ट केस है। क्यों? क्योंकि पहले ही आपका जो एरे है वो ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है ना। मिनिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन आप करेंगे, जो भी एल्गोरिथम आप चलाएंगे वो एक या कांस्टेंट टाइम में आपका रिजल्ट जो होगी वो प्रोड्यूस कर देगी। तो व्हाट इज दिस? दिस इज द बेस्ट केस कि आपको पहली बार में ही जो एरे मिला वो सॉर्टेड मिला, आपको उस पर कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशंस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब वर्स्ट केस की बात क्या हो गई? वर्स्ट केस किसे कहेंगे भाई? कि हम इसी एरे पे बात कर रहे हैं और ये एरे हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, जबकि जो इनपुट लिस्ट मिली वो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में मिली, एग्जैक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में मिली। जैसे अगर मैं यही एरे इनपुट जब कराऊं तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर मुझे मिले, जैसे 8, 5, 3, 2, 1। अब जो ये इनपुट एरे है, अगर ये मुझे असेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट करना है तो मुझे कितने नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे? ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम को पूरा का पूरा चलाना पड़ेगा और डिफरेंट सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को रन करके हम ये देखेंगे कि हमें कितने नंबर ऑफ कंपैरिजंस की जरूरत है। तो बताइए इस प्रॉब्लम का बेस्ट केस कौन सा है? जिसमें एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, सॉर्टिंग करनी है पहले से सॉर्टेड है। वर्स्ट केस कौन सा है? जिसमें अगर हमें असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो एरे जो है वो उसका बिल्कुल उल्टा, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। तो ये कौन सा केस हुआ? वर्स्ट केस। सबसे ज्यादा टाइम किस में लगेगा? इसमें। वर्स्ट केस में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कौन से केस की हाईएस्ट होती है? वर्स्ट केस की। मिनिमम कौन से केस की होती है? बेस्ट केस की। और एवरेज केस कौन सा बनेगा? जिसमें आपको एरे कैसा मिला? देखिए कैसा, कुछ एलिमेंट्स आपको सॉर्टेड मिले और कुछ अपनी प्लेस से आगे पीछे मिले। जैसे सपोज मैंने कहा 1 और 2 अपनी जगह पर है और उसके बाद यहाँ 5 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है। तो देखिए 5 एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट तो ऑलरेडी सॉर्टेड है, अपनी प्लेस पर है, और बाकी के बचे हुए 3 एलिमेंट जो है उनके ऊपर ऑपरेशन करने की रिक्वायरमेंट है। तो इस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के लिए या इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड आउट करने की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो इसके कंपैरिजन में कम होगी और बेस्ट केस के कंपैरिजन में ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब भी हम एल्गोरिथम्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहली अंडरस्टैंडिंग हमें इस चीज की बनानी होती है कि 3 केसेस के बेस पर हम उसे एनालाइज कर सकते हैं। बेस्ट केस क्या होगा, वर्स्ट केस क्या होगा और एवरेज केस क्या होगा। तो जब आप डिफरेंट सॉर्टिंग सर्चिंग टेक्निक्स यहाँ पढ़ेंगे ना, फर्दर जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो हम तीनों केसेस हर एक एल्गोरिथम के डिस्कस करेंगे जब हम उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करेंगे। ठीक है बेटा, तो ये तो हुई बेसिक बात। अब इसी चीज को थोड़ा सा हम और दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक और चीज आपने समझ रखी है, लीनियर सर्च। एक एग्जाम्पल में, सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है लीनियर सर्च। बहुत कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स में नहीं जाएंगे, अदरवाइज और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब लीनियर सर्च क्या कहता है? सपोज हमारे पास एक गिवन एलिमेंट एरे है, ए इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिया 8, 3, 2, 5, दिस इज द गिवन एरे। ठीक है, और मुझे कोई एलिमेंट है x जिसको सर्च करना है। अब हमारे पास 3 केसेस बनेंगे। पहला केस कौन सा? बेस्ट केस, जो मैंने कहा कि कौन कौन से केसेस में हम इसे रन कर सकते हैं। बेस्ट केस, दूसरा वर्स्ट केस और तीसरा एवरेज केस। क्या है देखिए कैसे चलेगा। बेस्ट केस कौन सा होगा? लीनियर सर्च एल्गोरिथम क्या कहता था? सर्चिंग बेसिकली क्या होती है कि आपको एक एरे गिवन है और उस एरे में एक पर्टिकुलर एलिमेंट को आपको फाइंड आउट करना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर एरे इज एग्जिस्टेंट, इज प्रेजेंट इन द एरे और नॉट, है ना। तो लीनियर सर्च बेसिकली क्या कहती है? लीनियर सर्च ये कहती है कि आप एरे के पहले वाले एलिमेंट से जिस एलिमेंट को आपको फाइंड आउट करना है, सपोज मुझे 8 को फाइंड आउट करना है, द एलिमेंट विच आई हैव टू सर्च इन द एरे वेदर इट इज देयर और नॉट, दिस एलिमेंट इज 8। तो जिस एलिमेंट को आपको चेक करना है कि वो एरे में है या नहीं, आप उस एलिमेंट को पहले एलिमेंट से लेके एक एक करके कंपेयर करते जाइए। सपोज मैंने पहले वाले से किया, अगर मैच नहीं हुआ तो हम सेकंड वाले से करेंगे, इससे भी मैच नहीं होता तो थर्ड वाले से करेंगे। तो लीनियर सर्च में क्या है कि पहले एलिमेंट से लेके आखिरी एलिमेंट तक
अगर कोई एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा तो आप एक एक करके उसको एरे के स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक सर्च करेंगे, लीनियरली एक एक करके एरे के इंडेक्स को आगे बढ़ाते जाएंगे और सर्च करते जाएंगे, इसीलिए इसको लीनियर सर्च कहते हैं, है ना। तो अगर हम इस पर्टिकुलर लीनियर सर्च की एनालिसिस करें, अभी हम कोड की बात नहीं कर रहे क्या लिखा है, अभी मैं सिंपल एक प्रोसेस आपको बता रही हूं, उसी के हिसाब से देखेंगे कि बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस क्या होते हैं। अगर मैं इसको एनालाइज करूं, सपोज एरे एक फिक्स लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स है, उनका सीक्वेंस पहले से फिक्स्ड है, ये मुझे किसी ने दिया, अब मुझे पूछा गया कि लीनियर सर्च में आपको यूज करना है और जो एलिमेंट आपको सर्च करना है वो है 8। तो आप मुझे बताइए, ये एलिमेंट अगर 8 सर्च करना है तो उस केस में 8 कहां पर है, पहला ही एलिमेंट है। तो जब आप इस एल्गोरिथम पर, इस पर्टिकुलर एरे पर लीनियर सर्च अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो उस केस में आपने सबसे पहले वाले इंडेक्स पर जैसे ही आपने कंपैरिजन किया तो पहला कंपैरिजन आपने एक्स का किससे किया, 8 से। मतलब पहली ही बार में एक कांस्टेंट टाइम में, एक ही यूनिट ऑफ टाइम में, फर्स्ट नंबर ऑफ कंपैरिजन में ही आपको वो जो एलिमेंट था वो मिल गया और आप अपना जो भी लूप लगाएंगे या जो भी आप कंस्ट्रक्ट करेंगे आप उससे बाहर आ जाएंगे। तो इसका मतलब इस केस में जब हम x की वैल्यू 8 के लिए सर्च करते हैं तो इस केस में जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है fn, दैट इज big O या ऑर्डर ऑफ 1। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1। कॉन्स्टेंट टाइम एल्गोरिथम है, एक कंपैरिजन करने के बाद ही आपको वो जो एल्गोरिथम था, उस एल्गोरिथम ने या उस आपका जो एरे था, आपने उस पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट कर लिया। तो दिस हैपेंस टू बी द बेस्ट केस, है ना। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैं कहूं कि मुझे किसे सर्च करना है, वर्स्ट केस कौन सा हो सकता है कि मैंने सर्च किया 4, एक एलिमेंट है 4 जो एक्चुअली इस एरे में है ही नहीं। भाई हमें क्या पता एरे में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। अब मैं अगर लीनियर सर्च एल्गोरिथम चलाऊं तो लीनियर सर्च एल्गोरिथम में मुझे क्या करना है, 4 को सर्च करना है। अब ये क्या कहता है, पहले आप 8 से कंपेयर कीजिए, नहीं मिला, फिर आप 3 से कंपेयर कीजिए, नहीं मिला, 2 से कंपेयर करें, नहीं मिला, 5 से नहीं मिला, 6 से नहीं मिला। आपने क्या किया, जितने एलिमेंट एरे में थे उन सबसे एक एक करके आपने इसको कंपेयर कर लिया। तो यहां तो मैंने 5 एलिमेंट का एरे लिया है। अगर हम इस प्रॉब्लम को जनरलाइज करें और मैं कहूं कि टोटल n नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी एरे में हैं, तो उस केस में अगर ऐसा कोई एलिमेंट है जो इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया x इज इक्वल टू 4, x इज नॉट प्रेजेंट इनटू द एरे, तो आपको कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे, जितने एलिमेंट एरे में हैं उतने ही कंपैरिजन आपको करने पड़ेंगे। तो हम अगर मान के चलें कि एरे में नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, n, तो नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो गए, n। तो क्या हुआ इस टाइम, fn will be of the order of n। ठीक बात है ना भाई। अगर हम ऐसे एलिमेंट को सर्च कर रहे हैं जो एरे में नहीं है तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं उसी लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी हमारी हो जाएगी। ठीक, अब तीसरा वाला पॉइंट लेते हैं, एवरेज केस। एवरेज केस की मैं बात कर रही हूं। एवरेज केस का मतलब क्या हुआ कि ऐसा एलिमेंट, हमें अब इन दोनों के बीच की कोई इस तरह से देखना है कि वो एलिमेंट कहां कहां। अब नंबर ऑफ कंपैरिजन के टर्म्स में अगर हम इसे देखें, सपोज मैं किसी भी एल्गोरिथम, किसी भी नंबर की बात करूं, एवरेज केस क्या कहता है मुझे कि अब मान लो इस तरह से समझ के चलो आप कि एक एरे है और इस एरे में 1 2 3 4 अप टू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, है ना। 1 2 3 अप टू n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अब बताइए एवरेज केस का मतलब क्या हुआ, किस तरह से निकालेंगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकलेगी, बताओ। क्या कह रहे हैं हम, अगर एलिमेंट यहां प्रेजेंट है तो कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन करने पड़ेंगे, 1। अगर, क्योंकि अब तो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है भाई, एवरेज केस का मतलब है कि ना तो बेस्ट केस है ना वर्स्ट केस है, तो अब एरे में कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर यहां पर है तो 1 कंपैरिजन, अगर मान लीजिए सेकंड पोजीशन पर है तो कितने कंपैरिजन, 1 2, पहले में तो फेल हो जाएगा, सेकंड कंपैरिजन में मिलेगा तो 2 कंपैरिजन करने पड़ेंगे। थर्ड नंबर पर अगर है तो 1 2 फेल होंगे, थर्ड कंपैरिजन में मिलेगा तो 3 कंपैरिजन करने पड़ेंगे, है ना। एवरेज नंबर ऑफ कंपैरिजन फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अब एंड सो ऑन, और nth प्लेस पर अगर है तो कितने n कंपैरिजन करने पड़ेंगे। भाई टोटल जितने भी, जिस प्लेस पर भी है उसके हिसाब से उतने ही नंबर ऑफ कंपैरिजन हमें करने पड़ेंगे, है ना। यहाँ पर 1 कंपैरिजन, 2 कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन, 4 कंपैरिजन, ऐसे करते करते टोटल हमें n कंपैरिजन करने पड़ेंगे। और क्योंकि हम नंबर ऑफ एवरेज कंपैरिजन निकाल रहे हैं तो डिवाइडेड बाय क्या होगा, n। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, n। भाई किसी भी चीज का आपको एवरेज अगर निकालना है, 5 नंबर्स का या 5 क्वांटिटीज का आप एवरेज निकालना चाहते हो तो उस केस में क्या करोगे, पांचों को आपस में ऐड करोगे और 5 से उसे डिवाइड कर दोगे।
तो यहां पर हमने क्या किया कि हम n नंबर्स के कंपैरिजन का अगर एवरेज निकाल रहे हैं तो हर एक नंबर के लिए, हर एक पोजीशन के लिए जितने कंपैरिजन करने पड़ेंगे उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स से हम डिवाइड कर देंगे। तो बताइए 1 से लेके n तक के नंबर्स को अगर मैं ऐड करूं तो ये क्या बन जाता है? इट हैपन्स टू बी n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, और ये n ऑलरेडी यहां पर पहले से प्रेजेंट है, तो ये इस n से ये n कट हो गया। तो क्या आई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भाई? ऑफ द ऑर्डर ऑफ n, अगेन इट विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ n। तो अगर मैं लीनियर सर्च में फिर दोबारा वही बात करूं क्या कि जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किस ऑर्डर की आएगी, तो अगेन एवरेज केस में क्या आएगी? द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी, एवरेज केस में द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी अगेन ऑफ द ऑर्डर ऑफ n। तो इस तरह ये सिंपल एक एग्जांपल है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि आप बताइए कितनी तरह की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, तो ये बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस में हम किसी भी एल्गोरिथम को एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारे एल्गोरिथम्स ऐसे होते हैं जो बेस्ट, वर्स्ट और एवरेज तीनों केसेस में सेम कॉम्प्लेक्सिटी देते हैं। बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो तीनों ही केसेस में अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटी देते हैं, या कोई 2 केस में सेम देते हैं, 1 केस में अलग देते हैं, है ना। तो आपको जब कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करने के लिए भेजा जाए तो आप ये तीनों तरह की कॉम्प्लेक्सिटीज कैलकुलेट करके दिखाएंगे। ठीक है बेटा, अब ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी हुई कि हम कितने नंबर ऑफ कंपैरिजन कर रहे हैं, हमें कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे, इसके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं कॉम्प्लेक्सिटीज। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। बेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस। अब इन तीनों में सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी किसमें होती है? बेस्ट केस में। कांस्टेंट टाइम है देखिए। फिर बहुत सारे केसेस होते हैं जहां वर्स्ट केस में हाईएस्ट, नेचुरली वर्स्ट केस का मतलब है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, तो सब अपर बाउंड होता है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस की होती है। और एवरेज केस में इन दोनों के बीच में कोई जाके वैल्यू आती है। ठीक है, अब हम बेटा एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बन गई है। ठीक है, अब ये जो नोटेशंस हैं ये मैथमेटिकल टूल्स हैं, रिप्रेजेंट क्या करते हैं? कॉम्प्लेक्सिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ मैथमेटिकल नोटेशंस है, आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ी है ना, वही चीजें हैं यहाँ पर सेम, बस उसी को मैं थोड़ा सा और एनालाइज कर करके आपको दिखाऊंगी कि थ्योरी के साथ साथ अगर कोई आपसे थोड़ा बहुत पूछ भी ले उसके बारे में डिस्क्रिप्शन या एग्जाम्पल, तो आप उसे एक्सप्लेन कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब ऐसे मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म्स में दिखाएं, इनइक्वलिटीज की फॉर्म में दिखाएं, इनइक्वलिटीज मतलब ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, किस वैल्यू से ज्यादा होगी, किस वैल्यू से कम होगी, किसके बराबर होगी, उस फॉर्म में अगर मैथमेटिकली हम रिप्रेजेंट करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज को, तो उसके लिए कुछ पहले से बनी बनाई नोटेशंस हैं जिन्हें हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस कहते हैं। और एसिम्प्टोटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अप्रोक्सीमेट आंसर, एग्जैक्ट आंसर नहीं देते हैं, अप्रोक्सीमेशन के थ्रू हम इनमें गेस करते हैं। ठीक है, तो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस बेसिकली क्या है? फास्टेस्ट एंड स्लोएस्ट पॉसिबल रनिंग टाइम। किसी भी एल्गोरिथम का फास्टेस्ट और स्लोएस्ट पॉसिबल रनिंग टाइम निकालने। फास्टेस्ट रनिंग टाइम का मतलब बेस्ट केस, सबसे अच्छा, सबसे कम टाइम कितना लगेगा ये फाइंड आउट करने के लिए बस कर सकते हैं, या स्लोएस्ट पॉसिबल रनिंग टाइम, स्लोएस्ट का मतलब सबसे ज्यादा टाइम, है ना। तो हाईएस्ट टाइम उस एल्गोरिथम को कंप्लीट करने में कितना लगेगा, और लोएस्ट टाइम, सबसे कम टाइम कितना लगेगा, ये सब चीजें बताने के, और एवरेज केस के लिए भी होती है, ये सब चीजें बताने के लिए हम एसिम्प्टोटिक नोटेशंस यूज करते हैं। देखिए, दीज आर आल्सो रेफर्ड टू एज बेस्ट केस एंड वर्स्ट केस सिनेरियोस रिस्पेक्टिवली। जो मैंने अभी आपसे कहा, फास्टेस्ट क्या होता है? बेस्ट केस, और स्लोएस्ट क्या होता है? वर्स्ट केस, है ना। स्लोएस्ट मतलब सबसे कम टाइम में आप रिजल्ट ले पाएंगे। चलिए, अब जो एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं, जैसा कि हम अभी पढ़ते आए हैं, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस में हम जो कॉम्प्लेक्सिटी डिराइव करते हैं, हम वी डिराइव द कॉम्प्लेक्सिटी कंसर्निंग द साइज ऑफ इनपुट। मेन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? साइज ऑफ इनपुट। इनपुट का जो साइज है उसी के ऊपर डिपेंड करती है आपकी कॉम्प्लेक्सिटी। जो भी हम लिखेंगे वो इनपुट साइज के टर्म्स में लिखेंगे। अब देखिए बेटा, यहां मेनली 3 टाइप की एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हैं। 3 टाइप ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर देयर। फर्स्ट इज बिगो नोटेशन, जिसको हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं। सेकंड इज ओमेगा नोटेशन, जिसको ये ओम वाला सिंबल बनाते हैं, दिस सिंबल ओमेगा नोटेशन। एंड थर्ड इज थीटा नोटेशन, थीटा वाला सिंबल बनाते हैं। ठीक है, मेजरली अगर कोई एग्जाम में आपसे पूछ ले कि आप एसिम्प्टोटिक नोटेशन से एक्सप्लेन कीजिए, तो मेजर 3 ही एसिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं। इसके अलावा 2 एसिम्प्टोटिक नोटेशंस और हैं। जैसे पहली अगर मैं ये कहूं कि बिगो है
दूसरी एसिम्प्टोटिक नोटेशन ओमेगा है, बिग ओमेगा भी कहा जाता है। दिस ओमेगा इज ऑल्सो कॉल्ड एज बिग ओमेगा, बिग ओमेगा नोटेशन। थर्ड है आपकी थीटा नोटेशन, और जो फोर्थ वाली है, फोर्थ वाली जो नोटेशन है उसको यहीं से आती है, बिग ओमेगा के करस्पॉन्डिंग या बिग ओ के करस्पॉन्डिंग स्मॉल ओ, स्मॉल ओ नोटेशन भी बोल सकते हैं, स्मॉल ओ नोटेशन। ये फोर्थ है। और फिफ्थ कौन सी है? स्मॉल ओमेगा। इसे हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम स्मॉल ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि ये पर्टिकुलरली मैंने यहाँ मेंशन नहीं की क्योंकि इन्हीं में से निकल के आती है, इसी से रिलेटेड है, अभी यहाँ समझ में आ जाएगा आपको। चलिए देखिए, बिग ओ नोटेशन क्या होती है? ये बेसिकली किस चीज के लिए यूज होती है? ये वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए यूज होती है। दिस इट प्रोवाइड्स द एसिम्प्टोटिकली अपर बाउंड, एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड, अभी समझ में आएगा। दीज आर फॉर एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड, दिस इज फॉर लोअर बाउंड एंड दिस इज फॉर एवरेज केस, एवरेज बाउंड। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे स्मॉल ओ है और फिफ्थ नंबर पे आपकी स्मॉल ओमेगा है। ये दोनों इन्हीं दोनों नोटेशन से रिलेट करती हैं। अभी एक एक करके अभी हम इनको समझेंगे। देखिए, चलिए, सबसे पहली नोटेशन जो है बेटा वो है हमारी बिग ओ नोटेशन। बिग ओ नोटेशन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है कि किसी भी एल्गोरिथम का अपर बाउंड प्रोवाइड करती है। बिग ओ नोटेशन किसी भी एल्गोरिथम का अपर बाउंड प्रोवाइड, अभी अपर बाउंड का मतलब मैं आपको बताऊंगी। अपर बाउंड का मतलब है सीलिंग, है ना, वर्स्ट केस। अगर मैं सारे सिनेरियो ऐसे बना दूं कि बुरी से बुरी कंडीशंस में मैंने कोई एल्गोरिथम डेवलप किया तो वो इससे ज्यादा रनिंग टाइम तो उसका हो ही नहीं सकता, इससे तो कम ही रहेगा, है ना। मैं कह दूं कि भाई हमने जो एल्गोरिथम बनाया बहुत एफिशिएंट नहीं बना, लेकिन बताइए उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, तो हम ये बता दें कि भाई ज्यादा से ज्यादा इतनी हो जाएगी, इसके ऊपर नहीं जा सकती। तो हम उसे किस नोटेशन में लिखेंगे? बिग ओ नोटेशन में। तो मतलब ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का अपर बाउंड देगा कि ये फिक्स हो गया, इसके ऊपर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं बढ़ पाएगी, इसके नीचे ही नीचे रहेगी, है ना। अभी इसको एक एक करके समझते हैं। और इट गिव्स द वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम। ऑब्वियस सी बात है, अभी हमने क्या कहा था कि जो जब हम रनिंग टाइम की बात कर रहे हैं, अपर बाउंड का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो सकती है, तो वो किस केस में होगी? वर्स्ट केस में होगी। भाई एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी हमें कम चाहिए और हम अपर बाउंड की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी प्रोवाइड करने के लिए या नोटेशन को डिनोट करने के लिए हम बिग ओ नोटेशंस का यूज करते हैं। मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय एन एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम को सबसे ज्यादा कितनी टाइम लगेगा रन होने के लिए, आउटपुट देने के लिए। तो ये तीनों ही चीजें एक ही चीज के नाम है, अलग अलग तरह से अलग अलग स्टाइल से आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, मतलब तीनों का एक है। ठीक है, अब चलिए देखिए, अब ये एक मैथमेटिकल डेफिनेशन है, ये आपने पहले भी पढ़ रखी है, इसको दोबारा से एक बार हल्का सा समझने की कोशिश करते हैं। सपोज मेरे पास दो फंक्शंस हैं, fn और gn। fn और gn दो फंक्शंस हैं, ठीक है। मैंने ये क्या कहता है कि fn डिस्क्राइब्स द रनिंग टाइम ऑफ एन एल्गोरिथम। कोई भी एल्गोरिथम आपको दिया, उसका अभी तक हमने क्या किया? एल्गोरिथम का रनिंग टाइम हमने किसके टर्म्स में निकाला है? fn के टर्म्स में। तो fn अगर किसी एल्गोरिथम का रनिंग टाइम है तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए दोबारा से इसको चेक करते हैं। fn अगर किसी भी एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है वो fn है, और हम उसे क्या लिख सकते हैं? बिग ओ ऑफ gn। तो ये हम कब लिख सकते हैं? ये बिग ओ मतलब वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी है, ये हम कब लिख सकते हैं? जब fn जो है वो लेस देन इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ n हो जाए। ये चीज बिग ओ मतलब fn को बिग ओ ऑफ gn कब लिखा जा सकता है? fn और gn दो फंक्शंस है, टाइम फंक्शन है, जो इनपुट के रेस्पेक्ट में हम लिखेंगे, एग्जांपल में देखेंगे अभी। तो fn को हम बिग ओ ऑफ gn तभी लिख सकते हैं जब हमारे पास कोई ऐसी c वैल्यू आए जिसके लिए इसकी जो फंक्शन की वैल्यू है वो हमेशा c मल्टीप्लाइड बाय gn से या तो इक्वल रहे या फिर इससे छोटी रहे, मतलब ये अपर बाउंड है। तो fn की वैल्यू इससे या तो बराबर हो जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा या तो बराबर होगी या इससे कम ही कम रहेगी। ठीक है, अगर ऐसी कोई वैल्यूज हम फाइंड आउट कर पाते हैं तो हम कहेंगे कि जो fn है उसको हम gn के बिग ओ ऑफ gn के टर्म में लिख सकते हैं। इस चीज को अब यहां से देखिए, fn describes the running time of an algorithm, fn is big O of gn if
देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव कांस्टेंट सी, ये इंपॉर्टेंट है, सी शुड बी अ पॉजिटिव कांस्टेंट एंड n0 इज अनदर कांस्टेंट सच दैट जो fn की वैल्यू है वो पॉजिटिव रहे और हमेशा c ऑफ gn से कम रहे या उसके बराबर रहे फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। इंपॉर्टेंट है, n की एक कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज पर, जरूरी नहीं है n की सारी वैल्यूज पर हम आइडेंटिफाई करेंगे n0 एक पॉजिटिव कांस्टेंट है, उस नंबर को हम आइडेंटिफाई करेंगे कि उस पर्टिकुलर नंबर पर जब n की वैल्यू आ जाएगी तो उस पर या उससे बड़े +1 +2 कितने भी नंबर्स पर ये जो फंक्शन है ये हमेशा बिग O ऑफ gn रहेगा या c ऑफ gn से कम रहेगा या उसके इक्वल रहेगा। अब देखिए इसको हम कैसे डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। अगर ये इनपुट साइज है, यहां पर ये आपका इनपुट साइज है ना, और हम कॉम्प्लेक्सिटीज की बात कर रहे हैं, तो देखिए ये Fn है, Fn में क्या हुआ, Fn की कॉम्प्लेक्सिटी ऊपर नीचे हो रही है और उसके बाद n की कुछ वैल्यूज के लिए जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ रही है Fn की कॉम्प्लेक्सिटी फ्लक्चुएट कर रही है, Fn जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है और एक टाइम पर आके Fn जो है वो सेटल होने लगेगा, है ना। अब हम अगर C ऑफ Gn को प्लॉट करें इसी सेम ग्राफ पर, अगर मैं C ऑफ Gn को प्लॉट करूं तो देखो सी n ऑफ n0, देखो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट आया ये वाला, इस पर्टिकुलर पॉइंट से पहले जो दोनों की कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये ऊपर नीचे हो रही हैं, इसके पहले ये फ्लक्चुएशन हमें दिखाई दे रही है। हम ये नहीं कह सकते कि Fn जो है वो C ऑफ Gn से ज्यादा है या कम है ना, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट, इसके पहले कभी कोई ज्यादा हो रहा है कभी कोई ज्यादा हो रहा है, लेकिन n0 पे जैसे ही हम पहुंचे तो n0 एक ऐसा पॉइंट हमने आइडेंटिफाई किया जिसके आगे जब हम n की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो Fn और C ऑफ Gn में एक क्लियर रिलेशन दिख के आता है, क्या कि Fn जो है वो C ऑफ Gn से हमेशा ही छोटा रहेगा। देखिए C ऑफ Gn हमेशा ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है जबकि Fn हमेशा इधर रहेगा, तो इसके आगे की सारी वैल्यूज के लिए ये जो है, ये जो पूरा का पूरा शेडेड एरिया दिखाया है, इन सारी वैल्यूज के लिए यू कैन रिप्रेजेंट Fn एज बिग O ऑफ Gn, है ना, ये हमेशा Gn से कम ही कम रहेगा। इस तरह से ये जो ग्राफ है ना बेटा, ये जो ग्राफ है एग्जाम में एसिम्प्टोटिक नोटेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा अलग से कुछ निकल के नहीं आएगा, जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको यही आपको लिख के आना है, या थोड़ा बहुत अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल्स आपको कराऊंगी, कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी, किस तरह से हम अप्लाई करके देख सकते हैं उस तरह के क्वेश्चन आ जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई नोटेशन बनाएं तो उस नोटेशन का आपको ग्राफ बना के आना है, क्योंकि ग्राफ से ही ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नजर आ रहा है, बिना ग्राफ के इसकी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं बनेगी, ठीक है। अब चलिए इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या कि हमें दो फंक्शंस दिए हैं, पहला फंक्शन दिया है हमें Fn जिसकी वैल्यू है 3n+2 और दूसरा फंक्शन हमें दिया है Gn जिसकी वैल्यू है n, ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट Fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ Gn, Fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ Gn। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या निकालना है, Fn इज इक्वल लेस देन इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय Gn, Fn इज लेस देन इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय Gn। अब अगर हमें ये चीज प्रूव करनी है तो बताइए, इसे प्रूव करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें थी, हमने क्या कहा था, for two constants, for all the numbers, for all the values of n greater than equal to n0, n0 से बड़ी या उससे के बराबर या उससे बड़ी किसी भी वैल्यू पर, और c की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। इसका मतलब जब मुझे इस चीज को प्रूव करना है तो मुझे दो वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, एक तो c और एक n0। तो बताइए किस कांस्टेंट को हम इसमें मल्टीप्लाई करें और n0 की वो कौन सी, n की वो कौन सी वैल्यू जिसके ऊपर ये फंक्शन हमेशा इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, ये हमें फाइंड आउट करना है ना। तो अब देखिए इस तरह की प्रॉब्लम अगर कोई दी जाएगी या आप एसिम्प्टोटिक नोटेशन का एग्जांपल लिखेंगे तो उसे कैसे रीच आउट करेंगे। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा इधर की तरफ लिख लेते हैं। देखो Fn की वैल्यू क्या हो गई, योर Fn इज 3n इज 3n+2। चलो देखो
इनको दोनों को बीच में से पार्ट करते हैं ताकि सबका क्लैरिटी पूरी पूरी बनी रहे। अब देखिए, चलिए n की वैल्यूज हम एक एक करके पुट करेंगे। n की वैल्यू मैंने 1 रखी, सपोज इनिशियली n इज इक्वल टू 1, तो fn की वैल्यू क्या आई, 3 इंटू 1 प्लस 2, क्या वैल्यू आई 5। n की वैल्यू अगर मैंने 1 रखी तो fn की वैल्यू आई 5 और इसकी वैल्यू क्या आई 1 है ना। अब n की वैल्यू अगर मैं 2 रखूं, जैसे पहले मैंने n की वैल्यू 1 रखी थी, अब मैंने n की वैल्यू 2 रखी, 2 लेने पर क्या हुआ, 3 2 6 प्लस 2 8 और यहां मैंने 2 लिया तो क्या आया 2, क्योंकि ये तो n है, सिंपल चलेगा। अब n की वैल्यू 3 लो, n की वैल्यू 3 रखने पे क्या आया, 3 3 9 प्लस 2 11 और ये 3 रखने पर 3 ही रहा। फिर और बड़ी वैल्यू लेते हैं, n की वैल्यू 4 और n की वैल्यू 5 पर भी चेक करते हैं, ठीक है। n की वैल्यू 4 ली तो कितना आएगा, 4 3 12 प्लस 2 14 और n इज 4, नाउ n इज 5 और 5 अगर हम यहाँ रखें तो 5 3 15 प्लस 2 17 है ना। इस तरह से ये वैल्यूज बन रही हैं। अब हमें क्या देखना है, क्या प्रूव करना है कि fn की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू c ऑफ gn रहे। अब देखो यहां पर अभी तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, अभी तो हमने n की इंक्रीजिंग ऑर्डर में, भाई n हमें पॉजिटिव चाहिए है ना, पॉजिटिव चाहिए, तो उस केस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम n की वैल्यूज रख रहे हैं, तो ये 3n प्लस 2 तो ग्रो करता जा रहा है और यहाँ तो सिंपल n लिखा हुआ है। लेकिन अब हमें क्या चेक करना है, हमें ये देखना है कि हमारे पास एक फैसिलिटी और है कि हम gn में एक कांस्टेंट को मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है जिसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि c की कौन सी ऐसी स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसके लिए ये फंक्शन इससे थोड़ा सा बड़ा होने लगे, जल्दी ग्रो करे, क्योंकि ये fn जो है ये इससे छोटा हो या बराबर हो, ये हमें प्रूव करना है। तो अब देखो, अगर मैं c की वैल्यू को 1 लूं, ये इसमें ऑटोमेटिकली c की वैल्यू 1 है, भाई ये gn है, और यहां पर c मल्टीप्लाइड बाय gn करूं तो ये gn ही मिलेगा, gn n ही मिलेगा। c की वैल्यू अगर मैं 2 करती हूं तो ये 3n प्लस 2 है, यहाँ 2n हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे करना चाहिए, इससे एक बड़ी वैल्यू रख के देखते हैं, 3n तो यहाँ पे मिल ही रहा है, अगर मैं इसको 4n बना दूं तो उस केस में ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ये फंक्शन इस फंक्शन से बड़ा प्रूव हो जाए। चलिए देखते हैं। तो हमने क्या किया, लेट्स टेक c इज इक्वल टू 4, c की वैल्यू मैंने 4 ली, तो उस केस में बताओ यहाँ पे क्या होगा, जो भी वैल्यूज हैं यहां अगर मैं c इज इक्वल टू 4 से इसी चीज को कैलकुलेट करना स्टार्ट करूं तो यहां पर 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा और ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। क्या आया 4, ये क्या आया 8 12 8 and now this is 12, 4 4s are 16, 5 4s are 20 है ना, 5 4s are, this is 4 4s are 16 and this is 5 4s are 20। अब देखो बेटा, अब देखो ये 5 है ये 4 है, ये तो छोटा है, लेकिन यहां पर देखो ये भी 8 है और ये भी 8 है, दोनों इक्वल आ गए, है ना। अब देखो n की वैल्यू जब 3 है तो ये 11 है, ये 12 है, जब n की वैल्यू 4 है तो ये 14 है, ये 16 है, ये आगे 17 आया, ये 20 आया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब तो भाई सीधा सीधा नजर आ रहा है कि जब हमने c की वैल्यू 4 ली तो उस पर्टिकुलर c की वैल्यू पर ये वाला जो फंक्शन है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करने लगा, तो हमें इसका अपर बाउंड मिलने लगा, है ना। अब और क्या चाहिए हमें, अब हम क्या कह सकते हैं कि c की वैल्यू 4 लेने पर हमारा काम हो गया। दो वेरिएबल हमें देखने थे, इनकी वैल्यू क्या आई, इन दोनों कॉन्स्टेंट्स की क्या वैल्यूज रखें, तो c की वैल्यू तो हमें पता चल गई कि 4 रखने पर हमारा काम हो रहा है। अब आपको इसमें से n की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए ये कंडीशन ट्रू है ना। तो मतलब n की कौन सी वैल्यू पर या तो ये दो फंक्शन बराबर है या ये फंक्शन इस फंक्शन से छोटा है, बताइए। n इज इक्वल टू 2 रखने पर, देखिए n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी कुछ भी हो, उस केस में ये जो fn है ये या तो बराबर रहेगा gn के या फिर gn से छोटा रहेगा, या तो fn gn के इक्वल रहेगा या फिर इससे छोटा रहेगा। तो फिर इसका क्या मतलब हुआ कि c की वैल्यू तो हमने 4 ले ली और n0 की वैल्यू अगर मैं ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लूं, n0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो उस केस में देखो ये जो कंडीशन है वो हमेशा सेटिस्फाई हो जाएगी। और फिर इसके सेटिस्फाई होने के बाद हम क्या लिख सकते हैं कि जो 3n प्लस 2 है,
3n प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू, सी की वैल्यू क्या ली 4 और 4 ऑफ gn, gn क्या है हमारा n, है ना। फॉर ऑल, क्या कह सकते हैं, फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 4, फॉर दीज टू वैल्यूज this 3n plus 2 will always be less than equal to 4 of n. So this we have found the upper bound of this particular problem. ये दो फंक्शंस हैं, तो हमने क्या प्रूव किया कि fn is big O of gn का मतलब क्या है कि fn c of gn से या तो बराबर हो या छोटा रहे, और अब वो क्या हम ऐसी कोई वैल्यूज फाइंड आउट कर पाएंगे जिसके लिए ये ट्रू रहे, तो हमने ये वैल्यू सीधी सीधी यहाँ फाइंड आउट कर ली। ठीक है बेटा, तो वी हैव प्रूव्ड इट। अब अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको समझनी है, क्या कि जब भी हम अपर बाउंड की बात करते हैं, देखिए चलिए आगे चलते हैं। सपोज मैं इसी प्रॉब्लम को आपसे कहूं कि मैंने कहा 3n प्लस 2 इज लेस देन इक्वल टू 4n, ये मैंने इसका अपर बाउंड ले लिया, तो हम क्या कह सकते हैं, इट इज लेस देन इक्वल टू 5n ऑल्सो, इट इज लेस देन इक्वल टू 6n ऑल्सो, इट इज लेस देन इक्वल टू 6n स्क्वायर ऑल्सो, इट इज लेस देन इक्वल टू 6n स्क्वायर log n, इट इज लेस देन इक्वल टू 2 raised to the power n। इसका क्या मतलब है कि भाई ये तो सारे ही इसके अपर बाउंड्स हैं। जब हमने शुरू में जब हमने फंक्शंस देखे थे, फंक्शन की ऑर्डर ऑफ ग्रोथ देखी थी, शायद सेकंड लेक्चर में आप देखिएगा जाके, तो उस फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में, तो आप वहां पर देखिए इस फंक्शन से मतलब n से ऊपर जितने भी फंक्शंस हैं वो सारे इसका अपर बाउंड है, क्योंकि ये वैल्यू उनसे हमेशा ही छोटी रहेगी, है ना। लेकिन यहां पर जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है एसिम्प्टोटिक नोटेशन की, और जहां पर आपको अपर बाउंड फाइंड आउट करना होता है, तो आप कोशिश करते हैं कि आप क्लोजेस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करके दें। क्लोजेस्ट का मतलब ऐसा नहीं कि आपने डायरेक्टली लिख दिया कि 3n प्लस 2 और इसका जो अपर बाउंड है वो है 2 raised to the power n, वो तो हमें पता ही है क्योंकि इसकी डिग्री n है और 2 raised to the power n हमेशा इससे ज्यादा ग्रो करेगा। जब भी हमें फाइंड आउट करना है तो हमें कोशिश करनी है कि वो वैल्यू हमें इस तरह की फाइंड आउट करनी हो कि वो बहुत क्लोज मिले, क्लोजेस्ट अपर बाउंड फाइंड आउट करने की हमें कोशिश करनी है। ठीक है बेटा, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया। अब अगला देखिए, चलिए ये नेक्स्ट है, इसमें क्या है इसको भी करके देखते हैं उसी तरह से। fn की वैल्यू हमें क्या दी है, योर fn इज n स्क्वायर एंड gn इज 2 raised to the power n। चलिए चेक करते हैं, n की वैल्यू को मैंने 1 रखा, करना क्या है, फिर दोबारा हमें वही प्रूव करना है कि जो fn है उसको हम बिग O ऑफ gn लिख सकते हैं या नहीं। अगेन वही टर्म उसी तरह से लिखेंगे, क्या, प्रूव दैट fn इज लेस देन इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय g ऑफ n, ये प्रूव करना है हमें, है ना। या फिर क्या कह सकते हैं कि n स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाय 2 raised to the power n, ये प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम n की डिफरेंट वैल्यूज पर अब इसी चीज को चेक कर रहे हैं। ठीक है, चलो n की वैल्यू 1 रखी, ये क्या आया 1। जब हमने यहाँ n की वैल्यू 1 रखी तो ये क्या आया 2। अब देखो n की वैल्यू 3 ली, 2 ली, सॉरी, चलिए 2 लीजिए, n की वैल्यू 2 लेने पर ये क्या है 2। जब मैंने यहाँ n की वैल्यू 2 ली तो ये क्या आया 4, बढ़ रहा है। अब यहाँ लीजिए n की वैल्यू 3, n की इधर दिख रहा है हमें n स्क्वायर जो है वो 2 raised to the power n और n स्क्वायर को कंपेयर कर रहे हैं, तो सीधा सीधा कोई कोएफिशिएंट नहीं है, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो हो सकता है हमें c और n0 डायरेक्ट नजर आ जाए, है ना, दिखाने की जरूरत ना पड़े। कैसे, n की वैल्यू 3 रखी, नहीं सॉरी ये देखिए n का स्क्वायर किया तो 2 का स्क्वायर क्या आया 4 आया, है ना, ये दोनों इक्वल आ गए, 2 raised to the power 2 4। अब n की वैल्यू 3 ली तो 3 स्क्वायर क्या हुआ 9, और यहाँ पर हमने 3 ली तो 3 2 2 8 2 सॉरी 4 2 raised to the power 3 मतलब 8, है ना। चलिए अब देखिए n की वैल्यू मैंने 4 ली, n की वैल्यू 4 लेने पर क्या हुआ, देखिए n की वैल्यू 4 ली तो 4 4 जा 16, और यहाँ n की वैल्यू 4 ली तो 4 4 जा 16। चलिए 2 raised to the power 4 is 16। n की वैल्यू अब मैंने 5 ली, तो यहाँ क्या आया 5 5 जा 25, और यहाँ पर मैंने n की वैल्यू क्या ली 5 ली, तो 2 raised to the power क्या आया 5 32।
ग्रो होना स्टार्ट हो गया। देखिए यहाँ पर दोनों वैल्यूज सेम हुई, उसके बाद ये वैल्यूज बढ़नी स्टार्ट हो गई। एन की वैल्यू 6 लो, तो जब 6 6 36, 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर हम 2 रेज़ टू द पावर 6 करेंगे तो क्या आएगा 64। देखो इंक्रीज होने लगा। ऐसे ही हम n की वैल्यू 7 लेंगे, n की वैल्यू 8 लेंगे, तो जैसे जैसे अब हम बढ़ेंगे तो जो 2 रेज़ टू द पावर n है उसकी जो बढ़ने की स्पीड है वो इसके कंपैरिजन में बहुत हाई हो जाएगी। तो अब देखो, क्या आप अभी तक हमने कुछ मल्टीप्लाई नहीं किया, हमने c के लिए कोई मल्टीप्लाई नहीं किया था, पहली बार में ही हमने n की वैल्यूज पुट की, तो उसी वैल्यू पर n की ही वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें वो नंबर देखने को मिल रहे हैं जहां पर ये फंक्शन ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है ना। बताओ कहां ग्रो कर रहा है? n की वैल्यू 4 जब हुई, देखिए जब n की वैल्यू 4 हो गई तब ये दोनों फंक्शन इक्वल चले, और n की वैल्यू 4 पर फिर उसके बाद इसके कंपैरिजन में ये जो फंक्शन है ये ग्रो करने लगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो n0 आया हमारा वो क्या आया, n0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, है ना। n0 इज 4, n0 की वैल्यू जब 4 है तो या n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, तो उस केस में इसको आप इक्वल टू भी लिख सकते हो, इसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। n0 की वैल्यू अगर मैं 4 ले लूं तो उस केस में क्या बनेगा, आपका जो ये फंक्शन है ये ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है। और दूसरी बात बेटा, क्या मैंने यहां पर किसी नंबर को मल्टीप्लाई किया? नहीं किया। तो बताओ c की वैल्यू क्या मिली? c की वैल्यू 1 ही है ना। c को मल्टीप्लाई कर रखा है, c में हमने कुछ नहीं डाला, फिर भी हमें n की एक वैल्यू मिल गई जिसके लिए वो फंक्शन हमेशा एक इस 4 के ऊपर ऊपर जब भी हम n की वैल्यू लेंगे ये फंक्शन हमेशा इसका अपर बाउंड देगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि n स्क्वायर is always less than equal to 2 to the power n for n greater than equal to 4. This particular function is satisfied. ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही चलेगा जैसे आप कह रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी कैन प्रूव। अब आप जैसे एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो इस तरह से आप उसे प्रूव करके दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसी तरह सेकंड वाली नोटेशन पढ़ते हैं, बिग ओमेगा नोटेशन। बिग ओमेगा क्या कहती है भाई? अभी तक हमने क्या किया था, हमने वर्स्ट केस एनालिसिस किया था। वर्स्ट केस एनालिसिस के लिए कौन सी नोटेशन थी हमारे पास? बिग ओ नोटेशन। अब हम बेस्ट केस एनालिसिस करेंगे, बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे। बेस्ट केस का मतलब है लोअर बाउंड, है ना। लोअर बाउंड, लोअर बाउंड का मतलब क्या हुआ कि कम से कम इतनी रहेगी, है ना, इससे कम नहीं हो सकती। मिनिमम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी तो रहेगी रहेगी। लोअर बाउंड नीचे से बताएगा कि इससे कम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आ पाएगी, इतनी मिनिमम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी तो रहेगी रहेगी। तो इट विल गिव द लोअर बाउंड ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम्स रनिंग टाइम, है ना। और मिनिमम टाइम उस एल्गोरिथम को कितना लगेगा, जैसे हमने कहा कि भाई हमने बहुत एफिशिएंट एल्गोरिथम बना लिया लेकिन मिनिमम इतना टाइम तो ये लेगा ही लेगा, इससे कम हम इसे नहीं कर सकते। उसे हम अगर नोटेशन में देना चाहते हैं तो उसके लिए हम बिग ओमेगा नोटेशन यूज करते हैं। चलो देखो, तो अब बाकी एग्जैक्टली सारी चीजें सेम है। एक फंक्शन है fn, दूसरा फंक्शन है gn, बस इसकी जो ये नोटेशन है ना c मल्टीप्लाइड बाई gn। अब ये क्या कर रहे हैं, देखो मैथमेटिकली क्या लिखा कि fn विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाई gn। बिगो क्या कहता था कि fn शुड बी लेस देन इक्वल टू c मल्टीप्लाइड बाई gn। अब ये क्या कह रहा है कि fn की जो वैल्यू है वो c ऑफ gn से हमेशा ज्यादा रहेगी, है ना, या तो बराबर रहेगी या ज्यादा रहेगी फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू n0। n ग्रेटर देन इक्वल टू n0 पर हमेशा जो fn फंक्शन है वो c ऑफ gn से हमेशा इंक्रीज करेगा, बड़ा रहेगा, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे पहले फंक्शन देखा था कि n0 की ये एक पर्टिकुलर वैल्यू हमें मिली, इस वैल्यू के नीचे नीचे ये जो इक्वालिटी है ये होल्ड करे ना करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ इसके पहले एसिमेट्रिक बिहेवियर है ना, अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, लेकिन n0 की n की वैल्यू जैसे ही n0 हुई या इससे बड़ी हुई तो fn की जो वैल्यू है c ऑफ gn से हमेशा ऊपर ही रहेगी। तो इसके ऊपर का जितना भी एरिया है n0 c ऑफ gn के ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी fn की वैल्यूज हो सकती हैं। यहाँ इस पूरे एरिया में fn एग्जिस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि ये इसका लोअर बाउंड है, मतलब इससे ऊपर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा रहेगी। इस तरह से आपको इसको समझ के चलना है। बहुत इजी ग्राफ है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि ग्राफ पर नीचे किसे और ऊपर किसे डिनोट करना है, ठीक है बेटा। चलो अब इसे देखो, अब इसमें क्या है fn की वैल्यूज को सीधा सीधा देखते हैं। fn की वैल्यू हमें क्या दी है, fn इज इक्वल टू n और gn इज इक्वल टू 3n प्लस 2। gn इज इक्वल टू 3n प्लस 2,
ठीक है, प्रूव क्या करना है, Fn is represented as omega of Gn, represented as omega of Gn, मतलब Fn should always be greater than equal to C multiplied by 3n plus 2। क्या ये डायरेक्टली ये बात मैं लिख सकती हूँ पिछले एग्जाम्पल से। अब हमें यहाँ पर n की डिफरेंट वैल्यूज रखने की जरूरत नहीं है, अब इसको हम डायरेक्टली समझ सकते हैं। वो मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था कि आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए किस तरह बनता है, ठीक है। तो अब हमने उसी चीज को डायरेक्टली लिखा, क्या कि Fn जो है अगर हम उसे ओमेगा ऑफ Gn लिख सकते हैं तो इसका मतलब Fn क्या है, n। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ग्रेटर देन इक्वल टू C मल्टीप्लाइड बाय 3n प्लस 2, है ना। क्यों, क्योंकि ये C ऑफ Gn से हमेशा बड़ा रहेगा या मैक्सिमम उसके बराबर रह सकता है। तो अब इस केस में अब देखो बेटा, C एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और यहां भी हमें n0 फाइंड आउट करना है, वो भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो अब आपको ये चीज क्या नजर आ रही है कि सीधी सीधी बात है कि यहाँ 3n लिखा है और यहाँ पर n है, C की वैल्यू में कुछ भी लिखूं तो यहाँ 3 मिनिमम तो यहाँ 3n आएगा ही आएगा, और 3n जो है वो n से बड़ा कैसे हो जाएगा अगर यहाँ मैं C की वैल्यू को पॉजिटिव लूं तो, है ना। तो क्या हम C की ऐसी कोई वैल्यू ले सकते हैं कि ये वाला टर्म बड़ा हो जाए और ये टर्म कंपैरेटिवली छोटा हो जाए, ले सकते हैं। वहां हमने 4n निकाला था, अगर मैं C को 1/4 ले लूं तो 1/5 ले लूं, 1/6 ले लूं, 1/10 ले लूं, बिल्कुल सिंप्लीफाई अगर मैं आपसे कहूं कि सपोज लेट्स टेक C इज इक्वल टू 1/10 और 1/4 ले सकते हैं, 4n बन जाएगा। लेकिन हमने डायरेक्टली एक ऐसी वैल्यू ले ली जो क्लियरली आपको नजर आएगी, है ना। तो क्या लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं, n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 3n प्लस 2, है ना। तो ये क्या बना, 10 ऑफ n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3n प्लस 2। ये तो हमें नजर आ ही रहा है। अगर हम n की डिफरेंट वैल्यूज रखेंगे तो इसको तो हम इजीली प्रूव कर लेंगे। अभी हमने 4n के लिए प्रूव की थी ये चीज, देखिए 3n प्लस 2 फंक्शन था, लेस देन इक्वल टू 4n हुआ था, है ना। तो ये चीज हमने 4n के लिए भी प्रूव की थी, 1/4 लेते तो उसके लिए हम प्रूव कर चुके हैं। यहाँ हमने C की वैल्यू 1/10 लेके दिखा दी। तो बताइए ये जो इनइक्वलिटी थी ये सेटिस्फाई हो गई, है ना। तो क्या लिख सकते हैं कि ये जो फंक्शन है इनमें जो हमने सॉल्यूशन निकाला वो किसके लिए है, तो Fn क्या कह सकते हैं, Fn इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ Gn फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सीधा सीधा समझ में आ रहा है, n की वैल्यू 1 रखोगे ना तब भी ये बड़ा ही रहेगा, 2 रखोगे तो भी बड़ा रहेगा, 3 रखोगे तो भी बड़ा रहेगा, ये बढ़ता ही जाएगा। तो फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो हमने n0 क्या निकाला, 1, n0 की वैल्यू क्या निकाली, 1। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू 1/10, ये भी हमने दूसरी वैल्यू निकाली। ये दो वैल्यूज हैं जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये हम क्या कहेंगे, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड C इज इक्वल टू 1/10 दिस पर्टिकुलर फंक्शन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3n प्लस 2। ठीक है बेटा, तो दिस इज हाउ वी कैन प्रोवाइड द बेस्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजिंग दिस ओमेगा नोटेशन। ठीक बात है। अब देखो, अभी इन्हीं दोनों नोटेशंस की मैं बात करती हूँ। अभी जब हमने इससे पहले, अब जैसे यहां मैंने ओमेगा नोटेशन की बात की, ये है ओमेगा नोटेशन, मैंने यहाँ पे क्या किया कि इट विल बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू, Fn विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन C ऑफ Gn बट इट कैन ऑल्सो बी इक्वल टू Gn, है ना। मतलब यहां पर मैंने क्या कहा, एसिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड, इसे कहते हैं एसिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड प्रोवाइड करना। मतलब इक्वल भी हो सकती है ना, नहीं तो उससे बड़ी तो रहेगी रहेगी, बराबर भी हो सकती है। जो इक्वल वाली कंडीशन है वो बिग ओमेगा और बिग ओ दोनों में है। देखिए जब हमने बिग ओ देखा था, देखिए जहां हमने बिग ओ देखा वहां पर भी इक्वल वाली कंडीशन है कि Fn शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू C ऑफ Gn। इसे हम कहते हैं टाइट अपर बाउंड, दिस इज कॉल्ड टाइट अपर बाउंड। तो ये बिग ओ नोटेशन जो है ये क्या प्रोवाइड करती है, टाइट अपर बाउंड। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है कि बिगो जो है वो टाइट अपर बाउंड प्रोवाइड करता है। टाइट अपर बाउंड का मतलब कि वो इक्वल अगर होगा तो वहां पर भी वैलिड होगा, है ना। इसी तरह से जब हम, अब ये देखिए, ये जो हम ओमेगा की बात करते हैं, ये ओमेगा प्रोवाइड्स अस टाइट
लोअर बाउंड, इट प्रोवाइड्स अस टाइट लोअर बाउंड। क्यों? क्योंकि यहां भी इक्वल है, लोअर बाउंड भी टाइट है, मतलब सी ऑफ जी एन के इक्वल भी हो सकता है। कुछ वैल्यूज हमें n0 की या n की या c की ऐसी मिल सकती हैं जिसपे दोनों फंक्शंस इक्वल चल सकते हैं। ठीक है, अब हमने जो अभी एक मैंने आपसे दो नई नोटेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था, क्या है वो नोटेशंस? जैसे मैंने अभी कहा था स्मॉल, पहली कौन सी थी बताइए? स्मॉल ओ नोटेशन, स्मॉल ओ मतलब लिटिल ओ, इसको स्मॉल ओ या लिटिल ओ भी बोलते हैं। और दूसरी है आपकी स्मॉल ओमेगा। ये दो नोटेशंस हैं, स्मॉल ओ और स्मॉल ओमेगा। इसको हम स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये दोनों बिग ओ और बिग ओमेगा से ही निकल के आई हैं। स्मॉल ओ क्या कहता है भाई कि ये एसिम्प्टोटिकली टाइट बाउंड, ये भी अपर बाउंड प्रोवाइड करता है, ये भी लोअर बाउंड प्रोवाइड, जैसे ओमेगा जो है वो आपका लोअर बाउंड देता है, जो ओ नोटेशन है, बिग ओ नोटेशन है, वो अपर बाउंड देती है, ये भी अपर बाउंड और लोअर बाउंड देते हैं, लेकिन ये लूज अपर बाउंड और लूज लोअर बाउंड देते हैं। मतलब कि अगर हम लिख रहे हैं इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि अगर मैं लिखूं Fn is represented as small omega of Gn, तो इसका क्या मतलब है? मीन्स Fn will always be less than, sorry, it will always be less than C of Gn। यहां पर जो इक्वल था ना, वो इक्वल मैंने हटा दिया, तो दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर स्मॉल ओ नोटेशन गिव्स द, इसे कहते हैं लूज अपर बाउंड, इट गिव्स लूज अपर बाउंड, है ना? क्यों? क्योंकि इक्वल वाली जो कंडीशन है वो यहां से हट गई। ऐसे ही जो स्मॉल ओमेगा नोटेशंस हैं, इट गिव्स अस लूज लोअर बाउंड, इट गिव्स लूज लोअर बाउंड। लूज लोअर बाउंड का मतलब क्या हुआ? चलो इसमें देखो, अब ये ओमेगा की टर्म में बता रहे हैं हम। ओमेगा अगर है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो Fn इज सेड टू बी ओमेगा ऑफ Gn if and only if we can represent it like Fn should always be greater than C into Gn. Again we have removed the equal sign from there. तो लूज क्यों कह रहे हैं? कि ये इन दोनों की इक्वल वैल्यूज कभी भी प्रोड्यूस नहीं हो सकती, इनकी दोनों की इक्वल वैल्यूज कभी भी प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, तो इसको कहते हैं लूज अपर बाउंड और लूज लोअर बाउंड। तो इसके लिए ये दो अलग, जो आप कह सकते हैं नंबर 4 और नंबर 5 नोटेशंस, 3 तो आपने मेन पढ़ी, और ये छोटी छोटी नोटेशंस हैं जो उन्हीं में से बन के आती हैं, जो टाइट अपर बाउंड और टाइट लोअर बाउंड की बजाय लूज अपर बाउंड और लूज लोअर बाउंड प्रोवाइड करती है। तो आपको बेसिकली इस तरह से क्वेश्चंस कहाँ आते हैं कि आपको दो फंक्शंस दिए होंगे और आपको कहा जाएगा कि प्रूव दैट Fn इज इक्वल टू बिग O ऑफ Gn। ये तो इस तरह से आएगा, या फिर थ्योरी में पूछा जाएगा हाउ व्हाट इज एसिम्प्टोटिक नोटेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशंस आर देयर, एक्सप्लेन दैट। ठीक है बेटा, थीटा नोटेशन के बारे में तो बात ही नहीं हुई हमारी। थीटा नोटेशन के बारे में देखते हैं। थीटा नोटेशन क्या होती है? देखिए, इट प्रोवाइड्स लोअर बाउंड एंड अपर बाउंड, मतलब एवरेज बाउंड, मतलब एग्जैक्ट बाउंड, दोनों तरफ की बाउंड्रीज हमें पता चल गई कि हम इधर से इतने ज्यादा होंगे और इधर से इतने ज्यादा होंगे, है ना? कि मतलब अगर हम Fn की वैल्यू की बात करते हैं तो Fn की वैल्यू इस पर्टिकुलर वैल्यू से हमेशा बड़ी या बराबर होगी और इस पर्टिकुलर वैल्यू से हमेशा छोटी या बराबर होगी। ठीक है, उसके लिए हम एवरेज केस के लिए या बोथ लोअर बाउंड अपर बाउंड के लिए, या इसको हम एग्जैक्ट बाउंड भी कह देते हैं, या एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैलकुलेट करने के लिए हम थीटा नोटेशन का यूज करते हैं। देखिए यहीं से क्लियरली समझ में आता है, जब हमने बिग ओ और बिग ओमेगा दोनों को कंबाइन कर दिया, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? बिग ओ, है ना? और ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है? बिग ओमेगा। इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके थीटा नोटेशन बन गया। तो अगर आप इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड, एसिम्प्टोटिकली टाइट लोअर बाउंड एंड एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड दोनों दे पाए, तो उस केस में हम कहेंगे कि Fn कैन बी रिप्रेजेंटेड एज थीटा ऑफ Gn। Fn कैन बी रिप्रेजेंटेड एज थीटा ऑफ Gn। ठीक है बेटा, चलो अब इधर देखो, अब ये क्या कह रहे हैं? वही फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n0। n0 की एक वैल्यू हमने यहां पर फाइंड आउट की कि इस पर्टिकुलर वैल्यू के आगे जब हम Fn को ग्रो करते हैं
तो Fn जो है वो C2 ऑफ Gn से हमेशा छोटा रहता है और C1 ऑफ Gn से हमेशा बड़ा रहता है। तो मतलब इस बीच का जो एरिया है, जो शेडेड एरिया है, Fn की वैल्यू हमेशा इसके बीच में लाई करती है। तो इसको हम कहते हैं एग्जैक्ट बाउंड। मतलब हमने ऊपर जो लार्जेस्ट और जो स्मॉलेस्ट रनिंग टाइम है उसके बीच में इसको बाउंड कर दिया। हमने बता दिया कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी अप्रोक्सीमेटली इसी के आसपास चलेगी, इससे ज्यादा नहीं जाएगी और इससे कम नहीं जाएगी। जैसे देखिए यहां पर जैसे हमने क्या रखा है कि जी Fn जो है वो है आपका 3n+2, है ना। तो हम क्या कह सकते हैं कि 3n+2, अब जैसे आपने एनालाइज कर लिया तो क्या हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इज लेस देन इक्वल टू 5 ऑफ n एंड इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, है ना। इसलिए हमेशा n से बड़ा रहेगा। ये क्या हुआ इसका एसिम्प्टोटिकली टाइट लोअर बाउंड, एंड ये क्या हुआ इसका एसिम्प्टोटिकली टाइट अपर बाउंड। हमने लोअर बाउंड और अपर बाउंड दोनों प्रोवाइड कर दिए, ठीक है ना। C1 की वैल्यू क्या हो गई इस केस में, C1 इज 1, देखिए 1 इंटू Cn n है ना। C2 की वैल्यू क्या हो गई 5, C2 इज 5 एंड फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, n 1 रखो, 1 से ज्यादा रखो, तो ये जो बाउंड है ये हमेशा एसिम्प्टोटिकली टाइट रहेगा। ये वैल्यू जो है 3n+2 की वो हमेशा n और 5n के बीच में रहेगी, ठीक है बेटा। तो बस इस तरह से ये सारी एसिम्प्टोटिक नोटेशंस हमें पढ़नी है, इनको समझना है। तो यहाँ तक हमने आज हमने एसिम्प्टोटिक नोटेशंस पढ़ी। एसिम्प्टोटिक नोटेशन कितने टाइप की होती है, मेजरली 3 टाइप की होती हैं और 2 एसिम्प्टोटिक नोटेशन उन जो एग्जिस्टिंग है उन्हीं से निकल के आती हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स जो मिलेंगी वहां पर ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएंगे ऐप में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिकरेंस रिलेशंस पढ़ाऊंगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सीक्वेंशियली एक एक करके लेक्चर को देखते जाएं, क्योंकि अभी काफी टाइम तक यूनिट 1 में हर लेक्चर दूसरे लेक्चर पहले वाले लेक्चर के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। मतलब एक कंसेप्ट अगर आपको समझ नहीं आया तो आपको उसका सब्सिक्वेंट कंसेप्ट जो होगा उसे समझने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।